कि आपकी पत्नी है ना उसका डायरेक्टली फायदा उठाएगी और वो सतर्क हो जाएगी। जिन कमियों के आधार पर हम केस जीतना चाहते हैं, जिन कमियों के आधार पर हम चीजों को बचाना चाहते हैं ना, वो चीजें जो हमारे सामने आ जाएंगी, जो चीजें हम नहीं चाहते कि सामने वाला फायदा उठाए। अब 125(3) में मैंने इतनी सारी गलतियां बता दी, मैंने सेक्शन बता दिए, गलतियां बताई, सब कुछ किया। अब यही अगर आपकी पत्नी देखती है ना, तो वो सतर्क हो जाएगी कि हमें रिकवरी किस प्रोसेस से करानी है, हमें क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ेगा। वो सतर्क हो जाएगी, फिर हमारे पास एक बचाव नहीं रहेगा। इसलिए मैं शॉर्ट में चीजें करता हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए हो ना, तो आप लोग डायरेक्टली हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमें। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि 125 सीआरपीसी से कैसे बचा जाए। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी पिछली बार एक कोर्ट फीस के संबंध में एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने ये कह दिया था कि 10 गुना, वो 10 गुना जो है ना, वो क्लेमेंट जो स्टाम्प फीस है उसका बताया था मैंने, जो क्लेम की गई राशि का, यानी 10% बताया था। लोगों ने उसको ये समझ लिया कि जो क्लेम की गई राशि जो है ना उसका 10 गुना। ये गलत है, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट में हमसे कह रहे हैं कि पहली बात तो उनको ये जानकारी नहीं है, और कभी शायद उन्होंने सुनी भी नहीं होगी इस तरीके की चीज़ें। और जिन लोगों को लगता है कि फ्री में सारी चीज़ें उनको मिल जाएं और सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएं, तो इतना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमेंटबाजी जो कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि अ, इधर से सलाह ले ली, उधर से सलाह ले ली, चारों तरफ से खगालते रहे, अगर उनके मन मुताबिक अगर कोई काम नहीं किया तो वो अनाप शनाप बातें करते हैं। इसलिए हम जो वीडियो बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ टेक्निकल पॉइंट रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन जैसे लोग जो कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, जिनको ये लगता है कि सारी चीजें इनके लिए आसान है, सारी चीजें फ्री में मिलनी चाहिए इनको, तो ये फ्री वाले ही हैं। और ऐसे लोग जो है ना, वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं, कभी सक्सेस नहीं पा पाते हैं, और ऐसे ही मुकदमों में जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जो लोग हमें ज्ञानबाजी दे रहे हैं ना, कमेंट करके ज्ञानबाजी कर रहे हैं कि बच्चे क्यों पैदा कर लिए, फीस क्यों लेते हो, पैसे क्यों लेते हो, ये क्यों लेते हो, ये हमारा प्रोफेशन है। हम काफी सालों से लोगों की मदद करते रहे हैं, फ्री में हमने काम भी किया है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना, जो दूसरों को अपनी जागीर समझते हैं और सोचते हैं कि किसी भी टाइम उठाया फोन और लगा दिया, बस इनकी सुननी चाहिए, तो इनकी हम जागीर नहीं है। ऐसे लोगों को हमने बाउंड करने के लिए हमने कुछ चार्जेज रखती हैं, जो 500 रुपये 15 मिनट के लिए रखा हुआ है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि बहुत अपने जितने भी केसेस होते हैं, 4-5 केसेस जो भी होते हैं, ये सारे केसेस के कागज मेरे पास भेज देते हैं। फिर उसके बाद में ये फोन करके ये बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, मतलब जब मन आया तब इनको फोन लगा दिया, मतलब सामने वाले के लाइफ से, सामने वाले के समय से इनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमने ये कॉल चार्जेज रखे हुए हैं, और ऐसे लोगों के वजह से ही मजबूरी में आके मैंने ये सारी चीजें की हैं। दूसरी बात, जो पेपर्स मेरे पास भेजते हैं उनको हम बाउंड करने के लिए मैंने 2,000 रुपये रखे हुए हैं। और मैं, हाँ, सबसे बोलता हूँ, मैं खुल के देता हूँ, और जो मेरा चार्जेज होता है, जो मेरी फीस होती है, वो मैं लेता हूँ फ्री में। हमने भी कोई पढ़ाई नहीं की है, फ्री में हमारे पास समय भी इतना नहीं है। जब समय था तब हम खूब करते रहे सारी चीजें। अब आते हैं कि 125 की ट्रिक्स क्या है इससे बचने के लिए। देखो, सीआरपीसी 125 जो है ना, वो 3 चीजों पे डिसाइड होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी बात आसानी से किसी के समझ में नहीं आती। जो दिमाग वाला होगा ना, वो मेरे पॉइंट्स को पकड़ सकता है कि मैं आखिर में क्या बोल रहा हूँ। जो फालतू के लोग हैं ना, जिनको ये लगता है कि नहीं इधर से सलाह ले ली, उधर से सलाह ले ली, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो ये सोचते हैं कि अरे यार, कॉपी करते हैं। और इस तरीके के लोग जो कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, मेरे से उल्टा सीधा बोल रहे हैं जो कमेंटबाजी में, ऐसे लोग जो है ना, अगर मैं इनके लिए फ्री में अगर खोल दूं ना, तो ऐसे लोग मेरे घर पे पड़े रहते हैं और जमीन पे आके लेटते हैं कभी कभी।
दो दो चार छः छः दिन रहते हैं मेरे साथ में, एक ही थाली में खाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए मैंने ये सारी चीजें की हैं। और दूसरी बात कि केस आपका है, आप अपनी पत्नी के साथ में कैसे रहे ना, वो आप जानते हैं और आपकी पत्नी जानती है। ये चीजों को दूसरे पे मत थोपिए। हाँ ठीक है, मैं परेशान रहा हूँ, मेरे सामने ऐसी विपदाएं रही हैं, इसलिए मेरा इंटेंशन है कि पुरुषों की मदद की जाए। और आपकी पत्नी अगर कोई भी केस कर रही है ना, तो उसको कानून में अधिकार मिला हुआ है। अगर आपको अधिकार मिला होता ना, तो आप भी उसका फायदा लेते। लेकिन जो चीजें आपके बचाव में है ना, आप उनको भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो आप कानून की बात क्या करते हैं कि आपके फेवर में कानून होना चाहिए था। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि पुरुष जो है ना, हर जगह अपने आप को पिसता हुआ नजर आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, जो ये सोचते हैं कि नहीं, जिस तरीके से लोग हमारे पास कमेंटबाजी कर रहे हैं, हमसे बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं, उनके कंडक्ट से ऐसा लगता है कि यार उन्होंने वास्तव में गलत किया होगा अपनी पत्नी के साथ। मैं माफी चाहना चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं क्यों यूट्यूब पे हूँ, मैं क्यों ये सारी चीजें कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात बकवास नजर आती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं ड्राफ्टिंग किया हूँ, और उन्होंने लोगों को दिखाई है, तो लोगों ने कहा कि यार ऐसे नहीं होता। लेकिन जब वो चीज़ें एडमिसिबल हो जाती है ना, एक एक 1.5 लाख रुपए लोगों का मेंटेनेंस मैंने बचाया है, कभी किसी को देना नहीं पड़ा है। तो समझने की बात है, आप कैसे समझते हैं चीज़ों को, आप कैसे लेते हैं। एक स्कूल में, एक क्लास में 80 बच्चे होते हैं, वो टीचर एक ही होता है पढ़ाने वाला। जरूरी नहीं कि वो 80 बच्चे जो है ना, वो टीचर की बातों को समान रूप से ले। तो इसलिए मेरी बातें आपको बकवास लग रही हैं तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पैसे लेता हूँ और फ्री में कोई काम नहीं करता हूँ। जिसको जरूरत है वो हमसे संपर्क कर सकता है। दूसरी बात, सीआरपीसी 125 की बात हम करते हैं कि 3 चीजों पे डिसाइड होता है। पहला ये है कि आपकी पत्नी है या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि भरण पोषण पाने की अधिकारनी है या नहीं है। बहुत सारे केसेस में देखा गया, सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 1 में पत्नी को परिभाषित किया गया। उसमें यह कहा गया है, पत्नी के अंदर वो पत्नी भी आती है जिसका तलाक हो चुका हो लेकिन उसने दूसरी शादी ना की। जो डाइवोर्स जो है ना, वो डाइवोर्स एक सिर्फ अनुमति है। मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है, डाइवोर्स के बाद में भी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि बचने का क्या प्रावधान है। मैंने ऐसे बहुत सारे 125 पे वीडियो ऐसे बना रखे हैं जिसमें कि आप अपना बचाव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 125 में सम्मन प्रोसेस है, एविडेंस है, एफिडेविट है, कैसे क्लेम करना है, रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसको कैसे देखना है और वो कब दाखिल किया गया। ये सारी चीजों के बाद में जब कोई आदेश हो भी जाता है, तो रिकवरी कैसे की जाती है। तो मैंने रिकवरी के बारे में भी बताया है कि जैसे ही रिकवरी के लिए जब प्रार्थना पत्र मूव किया जाता है, तो कोर्ट फीस जो अधिनियम जो है उसकी धारा 7 के तहत में जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है उस पर 10% का स्टाम्प जमा करना पड़ता है। स्टाम्प फीस जमा करनी पड़ती है जो कोर्ट फीस के रूप में की जाती है। ये मैं अपनी बातों से नहीं कह रहा हूँ, ये कानून में लिखा हुआ है। सीधा है कि कंपनसेशन डैमेज और एरियर ऑफ मेंटेनेंस के लिए अगर इस तरीके की चीजें आती। लेकिन ये प्रार्थना पत्र जो है ना, वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। अब डिपेंड करता है कि वसूली वारंट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि सीआरपीसी 125(3) है और सीआरपीसी 128 है। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लेकिन जो प्रोसीजर जो समझाया गया है वो सीआरपीसी 125(3) में पूरी तरीके से प्रोसीजर समझाया गया है। किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से अ, किस तरीके से आपको वसूली करानी है और किस कंडीशंस में वसूली करानी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वसूली वारंट निकाल दिए। कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट क्या करती है, जैसे कोई
पति है सरकारी नौकरी में है और कोर्ट ने कोई एक पक्षी आदेश कर दिया या कोई भी आदेश कर दिया, तो वहां पे कोर्ट क्या करती है कि डायरेक्ट क्या करती है कि जैसे ही एग्जीक्यूशन फाइल हुआ, एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद में सम्मन दिया जाता है, उस सम्मन पे सुनवाई होती है नहीं होती है। लोगों को यही नहीं पता था कि जो सम्मन आता है उस सम्मन पे आपत्ति दी जा सकती है, लेकिन कोई आपत्ति नहीं देता है। अगर आपत्ति कोई देता भी है तो वो अपनी पूरी कहानी लिख देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ टेक्निकल चीज आनी चाहिए जो जजमेंट में, अगर जजमेंट में गलत चीजें की गई हैं तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे ही आदेश होता है, एग्जीक्यूशन फाइल होता है, अब अमाउंट की रिकवरी कैसी कराई जाए? तो रिकवरी कराने के लिए पत्नियां क्या करती हैं कि उस आदेश की कॉपी है ना उसके डिपार्टमेंट में भेज देती है और कहती है ये आदेश पारित हुआ है और इनकी सैलरी से काट के हमारे अकाउंट में भेजा जाए। तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से गलत है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को कॉम्प्लाइंस नहीं कराया गया है। और अगर कोर्ट के पास में इस तरीके का कोई प्रार्थना पत्र जाता है कि हमारा पति जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सर्विस में है, उसकी सैलरी में से ये डिडक्ट करके ये अमाउंट हमें दिलाया जाए, तो उसके लिए भी उसको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। और प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पति को शोकॉज नोटिस दे, उसके बाद में वो डिसीजन ले सकते हैं। डायरेक्टली आदेश नहीं कर सकते कि सैलरी में से डिडक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से जो सीआरपीसी 128 है उसका वायलेशन हो जाता है और अगेंस्ट दी लॉ है ये चीज। अगर डिपार्टमेंट में इस तरीके का कोई भी डायरेक्ट आदेश अगर जाता है कि भैया मेंटेनेंस का आदेश हुआ है और आपके डिपार्टमेंट में ये ऐसे ऐसे कार्यरत हैं, इनकी सैलरी से इतना इतना डिडक्ट किया जाए, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पति को जो वहां पे कार्यरत है उसको शोकॉज नोटिस दिया जाए, उसको बताया जाए कि आपके पास में इस तरीके का, आपके खिलाफ में इस तरीके का, सॉरी, इस तरीके का आदेश पारित हुआ है और आदेश की कॉपी मेरे पास में इस तरीके से आई हुई है, क्यों ना आपकी सैलरी से इसको डिडक्ट किया जाए। क्योंकि जो अमाउंट जो है ना जो क्लेम किया जा रहा है, जो मेंटेनेंस में जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है ना, ये अमाउंट जो है वो सिर्फ रहने खाने की व्यवस्था के लिए भरण पोषण है। ये नहीं है कि हम किसी पे थोप दें इस चीज को। अब पति अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट उसके अकाउंट में भेज दें, उसके अकाउंट में से डिडक्ट करवा दें। तो ऐसा ही प्रोसीजर जो है ना लोग आमतौर पे अपनाते हैं, सोचते हैं कि पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट उनकी सैलरी से डिडक्ट करके बिना किसी शोकॉज नोटिस दिए हुए डिडक्ट करके अमाउंट, जबकि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट को बताया जाए, कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित की जाए और उससे पहले, डिडक्शन से पहले, जो सेवा में है, जो व्यक्ति सेवा में है जिसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध में आदेश पारित कराया है, उसको शोकॉज नोटिस दिया जाए। उस नोटिस से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और ये देखना चाहिए कि ये जो नोटिस जो दिया गया है उस नोटिस में ऐसी आरताएं बन रही हैं कि डिडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि लोगों का तलाक हो जाता है और पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, तलाक के बाद में मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और हरेस करने के लिए वो डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देती है कि भैया ये आदेश हुआ है, आप इनकी सैलरी में से डिडक्ट करके पैसा दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप बचेंगे कैसे, बचने का प्रोसीजर क्या है? तो मैंने आपको बताया कि 3 चीजों पे सीआरपीसी 125 जो है वो डिसाइड होता है। आपकी पत्नी है या नहीं है, दूसरा भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है, तीसरा ये कि भरण पोषण पाने की अधिकारी है या नहीं। इन 3 क्वेश्चंस के आधार पर आपका मेंटेनेंस डिसाइड होता है। उसमें उसने क्या कहानी लिख दी है उससे कोई मतलब नहीं है। लड़कियां बढ़ा चढ़ा के लिख देती हैं, एक क्रिमिनल रूप दे देती हैं उसको। कोर्ट है ना, कोर्ट सारी चीजों को सत्य मान लेता है उसके एविडेंस एफिडेविट के आधार पे और एक पक्षी आदेश पारित कर देता है।
तो यहाँ पे जैसे ही आप WS फाइल करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं ना, तो आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये आपकी पत्नी है, और है क्योंकि वो प्रूफ भी लगाती है। आपकी शादी का कार्ड हो गया, या आपकी शादी की फोटो हो गई, या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो। दूसरा है कि भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं। अब भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है, वो हमेशा अपने वाद में एक चीज लिखती है कि हम कोई कारण नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं है, और हमें इन्होंने छोड़ रखा है, और हमारा जो पति है उसके ऊपर कोई रिलेबिलिटीज नहीं है। हमारा पति इतनी इतनी इनकम कमाता है, तो वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर में बैठ के मेंटेनेंस लेना चाहती है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपना बनाया हुआ है। तीसरा ये है कि भरण पोषण पाने की अधिकारी है या नहीं। मानवीय आधारों पे अगर देखा जाए तो पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी जो है ना, वो पति पर है। लेकिन अगर कोई पत्नी झूठ बोलकर केस फाइल करती है, झूठे तथ्य कर देती है, बिना किसी कारण से प्रतिया करती है, झूठे एफिडेविट दाखिल करती है, अपनी इनकम छिपाने के लिए कोर्ट में झूठा दावा पेश करती है, तो ऐसी पत्नी रिलायबल नहीं है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। लेकिन निचली अदालतें क्या करती हैं, फिर भी सारी चीजों को नकार के एक मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देती है। क्योंकि हम अपनी बात जब सही से नहीं कह पाते ना, जहां हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है वहां हम ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते, जहां हमें एविडेंस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए वहां हम एविडेंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है हमें जहाँ एग्जीक्यूशन के खिलाफ बोलना चाहिए हम वहां बोलते नहीं। जब हम अपनी चीजें दूसरे पे थोपने लगते हैं ना, तो लोगों में बुराइयां नजर आने लगती हैं। अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो शायद यही एक मानसिकता है जो लोगों को समझौते के नाम पे लाखों रुपए देने पड़ते हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने वीडियो में नहीं बता पाते हैं। उसका एक कारण है कि अगर सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे यहाँ, लोग कहते हैं कि नहीं 30 मिनट का वीडियो है, केवल 10 सेकंड की आपकी जानकारी। हम 5 सेकंड की जानकारी आपको देना चाहते हैं, इसलिए कि 5 सेकंड की जो जानकारी है ना, वो आपके लाखों रुपए बचा सकती है अगर आपने सही तरीके से कर पकड़ा तो। और बकवास करने की आदत है क्योंकि आप लोगों ने ही इस पेशे में लाने को मजबूर किया, तो बकवास समझ लो। दो चीजें हैं, समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें दो चीजें अमृत और विष दोनों निकले थे। जिसको जो लेना हो ले लो, कोई बकवास समझ रहा है तो बकवास समझ के ले लो, जिसको अच्छा समझना है उसको अच्छा समझ के ले लो। फायदा घाटा आपका है, लेकिन जो चीजें मैं बताता हूँ वो कोई भी बताने वाला नहीं है। तो 125 सीआरपीसी जो है ना, उसको पूरा डिटेल्ड में 125(3) में समझाया गया है। जो असली लड़ाई जो होती है ना, वो ऑर्डर होने के बाद में होती है, जब एग्जीक्यूशन के लिए जाता है वो ऑर्डर। कितने दिन के अंदर वो एप्लीकेशन डिसाइड होनी चाहिए, कितने दिन का मेंटेनेंस लिया जा सकता है, सबमिटिंग प्रोसेस कैसे हुई है, रिकवरी कैसे हो रही है, क्या रिकवरी कराने के लिए कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्या वारंट जारी कराने के लिए कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जेल हो रही है वो कैसे हो रही है। ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। अगर ये सारे प्रोसीजर अगर हम आपको वीडियो में बताने लगेंगे ना, तो आपकी जो पत्नी है ना, वो भी एक एडवोकेट रखती है। हमारे वीडियो बहुत लोग देखते हैं, कॉपी भी करते हैं और उसके आधार पे वीडियो भी बनाते हैं। अगर ये सारे प्रोसीजर जो है ना, अगर हम खुल के बताने लगेंगे ना, तो फिर जो हमारे पास जो डिफेंस है ना जो पतियों का, वो डिफेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोग सतर्क हो जाएंगे, फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसलिए 30 मिनट की वीडियो में ना मैं 10 मिनट की बात या 10 सेकंड की बात ना
अपनी शॉर्ट में बता देता हूं, ताकि कि आप उस के हिसाब से अपनी बुक खोलें और देखें कि इसमें क्या है। जैसे मैंने कोर्ट फीस के बारे में बताया था, मैंने 10 मिनट में चीज खत्म कर दी थी। खत्म करने के बाद मैंने आपको हिंट दे दी कि ये मैंने ये धारा बता दी है, सेक्शन बता दिया है, आप उसको पढ़ लो। अगर यही चीज अगर आप ओपन करके अगर आप बोलेंगे ना यहाँ, तो मालूम है कि आपकी पत्नी है ना उसका डायरेक्टली फायदा उठाएगी और वो सतर्क हो जाएगी। जिन कमियों के आधार पर हम केस जीतना चाहते हैं, जिन कमियों के आधार पर हम चीजों को बचाना चाहते हैं ना, वो चीजें जो हमारे सामने आ जाएंगी, जो चीजें हम नहीं चाहते कि सामने वाला फायदा उठाए। अब 125(3) में मैंने इतनी सारी गलतियां बता दी, मैंने सेक्शन बता दिए, गलतियां बताई, सब कुछ किया। अब यही अगर आपकी पत्नी देखती है ना, तो वो सतर्क हो जाएगी कि हमें रिकवरी किस प्रोसेस से करानी है, हमें क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ेगा। वो सतर्क हो जाएगी, फिर हमारे पास एक बचाव नहीं रहेगा। इसलिए मैं शॉर्ट में चीजें करता हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए हो ना, तो आप लोग डायरेक्टली हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए चार्जेस रखे हुए हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लोग बताते हैं ना वैसे मैं भी बताने लगूंगा। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं। मैं डेली एक जजमेंट पे वीडियो बनाऊं। लेकिन जजमेंट कितने काम आते हैं निचली अदालत में? ढेरों सारे ऐसे जजमेंट पड़े हुए हैं जिसमें मेंटेनेंस को डिनाई किया गया है, मेंटेनेंस को नहीं दिया गया। तो क्या नीचे फैमिली कोर्ट जो है ना वो मानती है क्या? लोग जो है ना, जो पति जो है ना, इनके जो एविडेंस होते हैं ना, उनको इंडेक्स तक नहीं किया जाता है फाइल में। क्यों? क्योंकि हम गौर नहीं करते हैं चीजों पे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आपके पक्ष में कानून नहीं है, और मैं नहीं चाहता जिन कमियों के आधार पर आप जीतना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, वो कमियां सामने वाला यानी कि आपकी पत्नी पक्ष जो है ना, वो उस कमियों को पूरा करके चले, तो आपके पास अपना बचाव नहीं रहेगा। अगर मेरी बात अगर सही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और थोड़ा सा बचें। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये सेक्शन है, इस एक्ट में है, आप उसको तुरंत स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं गलत भी बोल जाऊं, जीभ लड़खड़ा जाए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। मैं शर्मज्ञाता नहीं हूँ, आप ही लोगों की तरह मैं भी रहा हूँ, और बस ये थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ। तो फालतू के कमेंटबाजी ना करें, क्योंकि ये वकालत और ये एजुकेशन हमने किसी से विरासत में नहीं ली है, ये हमारी मेहनत से है। और हम अपने प्रोफेशन में हैं, और प्रोफेशन के दायरे में, कानूनी दायरे में हम चीजें करते हैं। और जिसको बुरा लगता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत से आते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि फ्री में पैसे लेता है, ये करता है, वो करता है, मैं पैसे लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ, और हर चीज का पैसा लेता हूँ। जो मैं मेहनत करूंगा उसका पैसा लेता हूँ। कोई नहीं पूछता है, जब आपके केस खत्म हो जाएंगे ना, तो कोई नहीं पूछने आ रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो मेरे घर पे आए, 15-15 दिन रुक के गए। जब उनके केस खत्म हो गए ना, तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। वो हम आज भी वैसे ही हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि फ्री में, तो वो फ्री के चक्कर में ही रहेंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, आप जा सकते हैं। और मेरी बकवास जो है ना, वो आप लोगों को मुबारक हो। थोड़ा सा शर्म करना कमेंट करने से पहले, कि हम क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।